गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 6 जुलाई और आज के इस सेशन में 6 जुलाई से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर G20 समूह की बैठक में भाग लेने 7 जुलाई को जाएंगे इंडोनेशिया। भारतीय सेना BSF और कोस्ट गार्ड ने एक साथ मिलकर जोधपुर में किया सुरक्षा मंथन 2022। सूखे से निपटने के लिए इटली सरकार ने की आपातकाल की घोषणा। IIT हैदराबाद परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनोमस नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तेहान का किया गया उद्घाटन। देश के सबसे युवा स्पीकर बने राहुल नार्वेकर। उड़ीसा की काई चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए किया गया प्रस्तुत। भारत के पूर्व गोलकीपर EN सुधीर का हुआ निधन। ब्रिटेन की संसद ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निर्देशक तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से किया सम्मानित। नीति आयोग ने हारसिंह ग्रीन हाइड्रोजन रिपोर्ट की जारी। भारतीय टीम के पूर्व कोच और क्रिकेटर रवि शास्त्री ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म यानी कि फैन कोड के बने नए एम्बेसडर। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स कल की क्लास का। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्विक रिवीजन करेंगे। इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। और फ्रेंड जो उपराष्ट्रपति के इलेक्शन है ना, वो कब होने वाले हैं? 6 अगस्त को होंगे। ठीक है। चर्चा में रहा नार्कोस किससे संबंधित है? तो ये रेलवे सुरक्षा बल से रिलेटेड है। भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले पूर्व राजनयिक यानी कि सतिंदर लामा का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है। हिमाचल प्रदेश ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है। NTPC ने तेलंगाना के रामगुंडम में देश की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का काम पूरा कर लिया है। किसने कर लिया है? NTPC ने। कहाँ पर किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, तेलंगाना में। DRDO ने भारत के पहले बिना पायलट के उड़ने वाले लड़ाकू विमान का जो सफल परीक्षण किया है ना, वो कर्नाटक के चित्रदुर्ग से किया गया है। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है कर्नाटक की रहने वाली सिनी शेट्टी ने। माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया है HCL को। स्पेन के मैड्रिड में आयोजित हुआ था नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 2022, जिसका हाल ही में समापन हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है जुलाई के पहले शनिवार को। तो फ्रेंड्स ये था कल का करंट अफेयर। अगर आप लोगों को डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर होगी? तो फ्रेंड जो G20 विदेश मंत्रियों की बैठक है ना, इसका आयोजन किया जाना है इंडोनेशिया के बाली में। कहाँ पर होगी फ्रेंड्स? इंडोनेशिया के बाली में। याद रखिएगा कि जो G20 2022 में अध्यक्षता कर रहा है ना इसकी, तो वो किसके द्वारा की जा रही है? इंडोनेशिया के द्वारा की जा रही है। और विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है बाली, इंडोनेशिया में। भारत की तरफ से इसमें कौन भाग लेने जा रहा है? तो जो वर्तमान में विदेश मंत्री है ना, डॉक्टर एस जयशंकर, वो जा रहे हैं। 7 से 8 जुलाई को इस बैठक का आयोजन किया जाएगा बाली, इंडोनेशिया में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2023 में G20 समूह की अध्यक्षता कौन करेगा? फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि 2023 में G20 समूह की अध्यक्षता कौन करने वाला है? फ्रेंड्स तो याद रखेंगे, इंडिया करेगा। और इसकी बैठक कहाँ पर होगी? तो इसकी बैठक होगी जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर होगी फ्रेंड? जम्मू कश्मीर में होगी 2023 में, क्योंकि G20 समूह की अध्यक्षता करेगा भारत। तो इतनी जानकारी G20 के बारे में याद रखिएगा। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि जो G7 की बैठक हुई थी ना हाल ही में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गए थे, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था फ्रेंड्स? तो इसका आयोजन किया गया था जर्मनी में। कहाँ पर हुई थी? जर्मनी में हुई थी G7 की बैठक। ठीक है। साथ ही में आप सभी याद रखेंगे कि चाइना
14वां ब्रिक्स सम्मेलन, जो 14वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था ना, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो चीन के द्वारा की गई थी। यानी कि चीन के जो राष्ट्रपति है ना वर्तमान में, शी जिनपिंग, उन्होंने ही 14वां ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अच्छा, 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी फ्रेंड्स? तो 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जबकि 14वें की कौन कर रहा है? तो चाइना ने की है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं G20 के बारे में। तो सबसे पहले मैप में हम लोग जान लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी देख पा रहे होंगे, ये जो येलो कलर से आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सारा एरिया, ये इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया की फिलहाल जो राजधानी है ना फ्रेंड्स, वो है जकार्ता। क्या है फ्रेंड्स? तो जकार्ता है इंडोनेशिया की राजधानी। और आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जो जकार्ता है ना इंडोनेशिया की राजधानी, ये किस द्वीप पर है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, यहाँ पर आपको एक द्वीप दिखाई दे रहा होगा जिसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जावा द्वीप। यानी कि जो इंडोनेशिया की वर्तमान में राजधानी है ना, वो जावा द्वीप पर है। अच्छा, इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या बन गई है फ्रेंड्स? तो इंडोनेशिया की नई राजधानी बन गई है नूसंतारा। याद रखेंगे, नूसंतारा किसकी राजधानी बन गई है नई? तो इंडोनेशिया की बन गई है। साथ ही में आप सभी को याद होगा कि हाल ही में टर्की का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तुर्की कर दिया गया है। याद रखिएगा, बार बार रिवीजन कर रहे हैं तो ईजिली आपको याद भी हो गया होगा। जो लोग डेली क्लास देखते हैं ना, उनको ये चीज़ें याद भी होंगी। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप सभी देखेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी मैप में मलक्का जल संधि। क्या देखने को मिलेगी फ्रेंड्स? मलक्का जल संधि मिलेगी। और मलक्का जो जल संधि है ना, ये किसे अलग करती है फ्रेंड? तो ये मलेशिया को सुमात्रा से अलग करती है। सुमात्रा किसका भाग है? तो इंडोनेशिया का ही भाग है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, मलक्का जल संधि है जो मलेशिया को सुमात्रा से अलग करती है। और अच्छा, ये जोड़ती किसको है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये अंडमान सी को, ये अंडमान सी को जोड़ती है साउथ चाइना सी से। मलक्का जल संधि अंडमान सी को साउथ चाइना सी से जोड़ती है और मलेशिया को सुमात्रा से अलग करती है। ठीक है, चलिए अब आप लोग मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट्स बॉक्स में देंगे। आगे डिस्कस कर लेते हैं G20 के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। G20 समूह विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के प्रतिनिधि, यूरोपीय यूनियन एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, G20 का सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। साथ ही में याद रखेंगे, G7 का भी मुख्यालय या सचिवालय नहीं है, स्थायी। ठीक है, G20 समूह दुनिया की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को एक साथ लाता है। अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं, क्या भारत G20 का सदस्य देश है? तो यस, भारत G20 का सदस्य देश है। क्या भारत G7 का सदस्य देश है? तो भारत G7 का सदस्य देश नहीं है, जबकि G20 का सदस्य देश है। मैप में आप सभी देख सकते हैं, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो कलर से है, ये सारे G20 समूह के सदस्य देश हैं। ठीक है, नाम आप देख सकते हैं, रसिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, चाइना है, इंडिया है, सऊदी अरब है, टर्की, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूके, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको, USA और कनाडा। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी G20 समूह के सदस्य देश हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। किस देश ने भीषण सूखे को देखते हुए 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि भीषण सूखे के कारण हाल ही में आपातकाल की घोषणा किसने की थी? तो आपातकाल की घोषणा की गई है इटली के द्वारा। किसके द्वारा की गई है फ्रेंड्स? इटली के द्वारा की गई है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो इटली में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए
पो नदी के आसपास। फ्रेंड जो पो नदी है ना, ये इटली की प्रमुख नदी है और ये क्या है, इस समय सूख गई है काफ़ी मात्रा में। तो इसके आसपास का जो क्षेत्र है ना, यानी कि 5 उत्तरी क्षेत्रों को आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। किसके द्वारा की गई है? इटली की सरकार के द्वारा की गई है। साथ ही मैं आपको बता दें कि इटली में पिछले 70 वर्षों में यह सबसे भीषण सूखे की स्थिति है। और साथ ही में आप सभी याद रखेंगे कि इटली की जो सबसे लंबी नदी है ना फ्रेंड्स, वो पो नदी है। कौन सी नदी है? पो नदी इटली की सबसे लंबी नदी है। इटली किस महाद्वीप में आता है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे, यूरोप महाद्वीप में आता है। अब इस सूखे का कारण क्या बताया जा रहा है? तो कम बारिश, कम बर्फ और लगातार बढ़ता तापमान। आप सभी को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ठीक है, आइए मैप में देखते हैं। कुछ इस प्रकार की सैटेलाइट से पिक ली गई है ये नदी की, जो कि सूख रही है। ठीक है, पो नदी है। इस मैप में आप सभी देख सकते हैं, इटली के मैप में ये है पो नदी, आपको दिखाई दे रही हो कलर से, ये पो नदी है। और ये सूखे की स्थिति के कारण यहाँ पर इटली की सरकार ने क्या किया है? आपातकाल घोषित कर दिया है। फ्रेंड्स अन्य ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप सभी को ज्ञात होगा कि श्रीलंका ने हाल ही में आर्थिक संकट के कारण क्या कर दिया था? आपातकाल लगा दिया था। आर्थिक संकट के कारण आपातकाल पूछे हाल ही में, तो श्रीलंका के द्वारा किया गया था। और भीषण सूखे के कारण आपातकाल किसने लगाया है? तो इटली ने लगाया है। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि हाल ही में श्रीलंका के नए पीएम कौन बने हैं? श्रीलंका के नए पीएम कौन बने हैं? बांग्लादेश के बारे में आप सभी याद रख सकते हैं कि पद्मा पुल, ज्ञात होगा आप सभी को। पद्मा पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बांग्लादेश में किया गया है। और उद्घाटन किसने किया? बांग्लादेश की जो पीएम है ना वर्तमान में, शेख हसीना, इनके द्वारा किया गया है। पद्मा पुल किस नदी पर बना है? तो याद रखेंगे, पद्मा नदी पर बना है। जैसे ही गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेपाल के बारे में आप सभी याद रख सकते हैं कि भारत के द्वारा हाल ही में क्या किया गया है? नेपाल को 75 एम्बुलेंस गिफ्ट की गई है, यानी कि उपहार स्वरूप दी गई हैं। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करेंगे इटली के बारे में ही। तो फ्रेंड देख सकते हैं, इटली, ये है इटली। इटली किस महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में है। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सभी को याद भी हो गया होगा, मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। और ये स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिसिली द्वीप। सिसिली द्वीप किसका पार्ट है? तो इटली का ही पार्ट है। और इसी पर आपको देखने को मिलता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, जिसे मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इटली की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? तो इटली की कैपिटल है रोम। अब रोम किस नदी के किनारे है, ये आप सभी को मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इटली की मुद्रा यूरो है और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है ना, वो मारियो ड्राघी है। माउंट एटाना ज्वालामुखी कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये भी इटली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुरक्षा मंथन 2022 कहाँ पर हुआ है? तो फ्रेंड जो सुरक्षा मंथन 2022 है ना, इसका आयोजन किया गया है राजस्थान के जोधपुर में। कहाँ पर किया गया है? राजस्थान के जोधपुर में किया गया है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो पाकिस्तान से लगातार बढ़ रही घुसपैठ और आतंकी खतरे से निपटने के लिए भारतीय सेना, बीएसएफ और कोस्ट गार्ड एक साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख कौन हैं, तो याद रखेंगे बीएस पठानिया हैं। ठीक है, इसे लेकर जोधपुर में आयोजित सुरक्षा मंथन 2022 के दौरान तय किया गया कि इस बैठक में राजस्थान से सटे गुजरात के सर क्रीक, फ्रेंड्स पूछ लिया जाता है कि सर क्रीक किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। ठीक है, सर क्रीक और समुद्री इलाके में पाकिस्तान की बढ़ती घुसपैठ को रोकने पर विस्तार से चर्चा हुई है। तो फ्रेंड्स जो चर्चा की गई है ना, इस चर्चा में कौन कौन ने पार्टिसिपेट किया था? तो भारतीय सेना, बीएसएफ और कोस्ट गार्ड। इसे नाम क्या दिया गया है फ्रेंड्स? तो इसे नाम दिया गया है सुरक्षा मंथन 2022। कहाँ पर हुई है? जोधपुर के राजस्थान में। ठीक है, इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है।
मैप में आप सभी पाकिस्तान की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो सीमा, भारत के जो किन राज्यों, किन शासित प्रदेशों की सीमा पाकिस्तान से लगती है? गुजरात की लगती है, राजस्थान की लगती है, पंजाब की लगती है, जम्मू कश्मीर की लगती है और लद्दाख की लगती है। फ्रेंड, जो पाकिस्तान से सीमा लगती है ना, इसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। जबकि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, सबसे ज़्यादा वो लगती है बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम लगती है किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है, जिसे डूडेंट लाइन के नाम से जाना जाता है। मेक मोहन लाइन किसे कहा जाता है? तो जो चीन के साथ सीमा लगती है इंडिया की, उसे मेक मोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में कहाँ की संसद ने तनुजा नर्जरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये सम्मान दिया गया है ब्रिटेन की संसद के द्वारा। तनुजा को आप सभी पिक में देख सकते हैं और इन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया है। अच्छा, इन्हें ये सम्मान क्यों दिया गया है? तो इनको यह पुरस्कार भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को आगे बढ़ाने के लिए किए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है संसद। अगर मैं आपसे पूछूं कि इजराइल की संसद को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे इजराइल की संसद को कहते हैं नेसेट। क्या कहते हैं? नेसेट कहते हैं। रसिया की संसद को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो रसिया की संसद को कहा जाता है ड्यूमा। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? ड्यूमा कहा जाता है। अच्छा, जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो जापान की संसद को कहा जाता है डाइट। फ्रेंड्स, ये अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है कि जापान की संसद को क्या कहते हैं, तो डाइट कहते हैं। इजराइल की संसद को नेसेट कहते हैं और रसिया की संसद को कहा जाता है ड्यूमा। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि अमेरिका की संसद को किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुनकर चींटियों से बनी काई चटनी किस राज्य का लोकप्रिय भोजन है? फ्रेंड्स, ये काई चटनी है ना, ये किससे बनाई जाती है? तो ये चींटियों के द्वारा बनाई जाती है। और ये चींटियों के द्वारा जो काई चटनी बनाई जाती है ना, ये बनाई जाती है उड़ीसा राज्य में। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस चटनी के बारे में कि ये चर्चा में क्यों बनी हुई है। तो बुनकर चींटी, जिनका वैज्ञानिक नाम है ओकोपिला स्मार्कडीना। फ्रेंड, जो बुनकर चींटियां हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? उड़ीसा के मयूरभंज में। और इनका जो वैज्ञानिक नाम है वो है कोकोफिला स्मार्कडीना। जिले मतलब यानी कि जो मयूरभंज है ना, यहाँ के जिले के लोग विशेष रूप से यानी कि आदिवासी काई चटनी नामक चींटियों के साथ एक खाद्य पदार्थ बनाते हैं। उड़ीसा में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है। किस लिए प्रस्तुत किया गया है फ्रेंड्स? जिससे इसे जीआई टैग मिल सके। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। काई चटनी बुनकर चींटियों से तैयार की जाती है और उड़ीसा के मयूरभंज जिले में ज़्यादातर आदिवासी लोगों के बीच लोकप्रिय है। अब आप सभी को यहाँ पर कुछ याद आ रहा है मयूरभंज से? हाल ही में जो राष्ट्रपति, याद होगा आपको, मुर्मू, कहाँ से हैं वो? उनका जन्म कहाँ पर हुआ है? तो मयूरभंज में हुआ है। किस जनजाति से रिलेटेड है? सांथाल जनजाति से रिलेटेड है। और कहाँ की राज्यपाल रह चुकी हैं? तो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दें कि ये जो चटनी है ना, ये फ्लू, सामान्य सर्दी, काली खांसी से छुटकारा पाने, भूख बढ़ाने और आंखों की रोशनी को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने में मदद करती है। सबसे पहला पॉइंट तो यही याद रखिएगा कि जो बुनकर चींटियाँ हैं, इनसे काई चटनी बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है? तो उड़ीसा राज्य में। जो उड़ीसा के आदिवासी लोग हैं उनके द्वारा इस चटनी को बनाया जाता है। ठीक है, आगे अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए एंड्यूर और कट्यूर आम, एंड्यूर मिर्च और कट्यूर आम का जीआई टैग किसे दिया गया था फ्रेंड्स? तो केरल को दिया गया था। ठीक है, और कन्याकुमारी की काली मिर्च का जीआई टैग किसे दिया गया था? तमिलनाडु को। चिन्नौर चावल का जीआई टैग किसे दिया गया था फ्रेंड्स? तो चिन्नौर चावल का जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश को। सफ़ेद प्याज का जीआई टैग किसे मिला है फ्रेंड्स? तो सफ़ेद प्याज का जीआई टैग मिला है महाराष्ट्र को। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे।
अन्य जानकारी, भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग का जो पंजीकरण होता है ना, वो कितने वर्षों के लिए होता है बैद? तो ये 10 वर्षों के लिए होता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और जो जीआई टैग एक्ट है ना फ्रेंड्स, ये कब आया था? 1999 में आया था। अच्छा, पहला जीआई टैग किसे दिया गया था? तो दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। कब दिया गया था? तो 2004 में दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। हाल के उदाहरण जिन्हें जीआई टैग मिला था, जैसे कि जुडीमा वाइन राइस जो कि असम की है, तिरूर बैठिला एंड्यूर मिर्च और कुट्टी अटूर आम केरल को दिया गया है, और नरसिंह पेट्टी नागस्वर ये बाघ यंत्र है, और इसका जो जीआई टैग दिया गया है ना फ्रेंड्स, वो तमिलनाडु को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि हाल ही में महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी बने हैं। ठीक है, तो वहीं पर ये विधानसभा स्पीकर बन गए हैं, जिनका नाम है राहुल नार्वेकर, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इनके बारे में एक ही पॉइंट याद रखिएगा, ये भारत के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर बन गए हैं। कहाँ पर बने हैं? तो महाराष्ट्र में बने हैं। अब अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि पेमा खांडू। याद होगा फ्रेंड्स, पेमा खांडू ये कौन है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में सीएम है, और ये देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। अगर आपसे पूछा जाए देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पेमा खांडू बने हैं, और कहाँ पर बने हैं? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप, चंद्राणी मुर्मू। याद आया इनके बारे में? ये कौन बनी है? तो ये देश की सबसे युवा सांसद बनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि देश की सबसे युवा सांसद कौन है? चंद्राणी मुर्मू है, और ये 17वीं लोकसभा से रिलेटेड है। कहाँ से रिलेटेड है? तो ये उड़ीसा राज्य से रिलेटेड है। याद रखेंगे, सबसे युवा सांसद बनी है। नीलम संजीव रेड्डी ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति बने थे। अगर मैं आपसे पूछूं भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने थे? नीलम संजीव रेड्डी। सबसे युवा सांसद कौन है? चंद्राणी मुर्मू। सबसे युवा सीएम कौन है? पेमा खांडू है। और सबसे युवा विधानसभा स्पीकर कौन बने हैं? राहुल नार्वेकर बने हैं। चारों नाम इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में जो महाराष्ट्र के सीएम बने हैं वो एकनाथ शिंदे बने हैं। डिप्टी सीएम बने हैं देवेंद्र। वर्तमान में जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं ना फ्रेंड्स, वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। और यहाँ पर आप सभी एक पॉइंट याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 288 है, क्योंकि विधानसभा इस समय जो महाराष्ट्र की है ना, वो चर्चा में बनी हुई है, तो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्सिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटी फॉर डीप डीकार्बोनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है? तो फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट जो प्रकाशित की गई है ना, ये प्रकाशित की गई है नीति आयोग के द्वारा। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। तो नीति आयोग ने इस रिपोर्ट में क्या कहा है? तो नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर जीएसटी और सीमा शुल्क को कम करने या छूट देने की सिफारिश की गई है इस रिपोर्ट में। और ये जो रिपोर्ट है ना, वो दिल्ली स्थित थिंक टैंक यानी कि RMI इंडिया के सहयोग से तैयार की गई है। आगे डिस्कस कर लेते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। तो ग्रीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस है जिसे जल के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। इलेक्ट्रोलिस जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने हेतु एक ऊर्जा गहन प्रक्रिया है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं रिपोर्ट लेटेस्ट करंट अफेयर जो कि हाल ही में न्यूज़ में बनी थी। किस केंद्रीय मंत्रालय ने SDG नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 जारी की? सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 में सर्वश्रेष्ठ शहर का दर्जा किसे मिला है? लंदन को मिला है। ठीक है। हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज 2022
किसने प्रकाशित की है? तो इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित किया गया है। किस मंत्रालय ने जिलों के लिए पहली बार प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक जारी किया है? तो इसे जारी किया गया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। और फ्रेंड, जो ये रिपोर्ट जारी की गई थी ना, इसमें शीर्ष कौन रहा है? तो जो राजस्थान है, राजस्थान का जैसे झुंझुनू है, जयपुर है, तो ये शीर्ष स्थान पर रहे थे। ठीक है। ग्लोबल लिविलिटी सूचकांक 2022 रिपोर्ट, दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? वियना, जो कि कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में। ठीक है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में केरल को एशिया में पहला स्थान मिला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने मानव रहित हवाई वाहन विकसित करने के लिए अत्याधुनिक ऑटोनोमस नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तेहान का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो फ्रेंड्स, तेहान का जो उद्घाटन किया गया है ना, वो किया गया है IIT हैदराबाद में। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो IIT हैदराबाद में मानव रहित वायुयानों तथा दूरस्थ नियंत्रित वाहनों के लिए स्वायत्त नौवहन प्रणाली अथवा ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम पर आधारित प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र को तेहान फाउंडेशन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म यानी कि फैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो फैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं फ्रेंड्स रवि शास्त्री, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर, क्विक रिवीजन देखेंगे। उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा ऐप यानी कि फार्मा इजी के नए ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बने हैं? आमिर खान बने हैं। बाटा इंडिया लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अभिनेत्री दिशा पटानी है। हैवेल्स इंडिया के उपभोक्ता समान ब्रांड लोएड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो सौरभ गांगुली बने हैं। प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में EN सुधीर का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से था? तो फ्रेंड्स, इनका संबंध था फुटबॉल से, याद रखेंगे, फुटबॉल से ही रिलेटेड थे। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक GK क्वेश्चन। अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? नेफानगर, और नेफानगर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। साइमन कमीशन को और किस नाम से जानते हैं? व्हाइट मैन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी। तंबाकू का पौधा किन के द्वारा भारत लाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा। हेमा मालिनी श्रीदेवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? मोहिनी अट्टम से है। कल की क्लास में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उनके आंसर देखते हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने बंदूक हिंसा को लेकर कानून बनाने के लिए द्विदलीय सुरक्षित समुदाय विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। एकीकृत ड्रोन निर्माता और भारत स्थित ड्रोन एज ए सर्विस गरुड़ एरोस्पेस किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करेगा? तो ये किया जाएगा मलेशिया में। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये कथन था बाल गंगाधर तिलक का। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा कहा गया था लाला लाजपत राय जी के द्वारा। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। नासा के शोधकर्ताओं ने किस देश से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में पहले चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति शासन और विकास सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लूनी नदी किस में गिरती है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो को किस राज्य से होकर, जो सांगपो नदी है ना, वो भारत में किस राज्य से होकर प्रवेश करती है? तो फ्रेंड्स, इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।